हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। फिजिक्स में अगर आप 150 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश है कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में मैं पढ़ा दूँ, डर निकल जाए, बातें समझ में आ जाएं और आराम से थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप 150 प्लस स्कोर कर सकें। इसका देखिए फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके 150 नंबर आ जाते हैं फिजिक्स में तो आपका नीट में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। क्योंकि एक आप कैलकुलेशन देखिए कि अगर फिजिक्स में 50 आ गए और उसके बाद बायो एंड केमिस्ट्री में पूरे भी ले आते हो, 180 केमिस्ट्री में 360 बायो में, तो भी आप 360, 180 एंड 50 जोड़ोगे तो केवल 590 होता है और 590 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जो आप फोकस करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बायो पे, आप कीजिए फोकस, ज़रूरी है वो, लेकिन उसी समय बैलेंस अप्रोच जरूर रखिए, यानी फिजिक्स को भी तरजीह दीजिए, जिससे, क्योंकि भागते हैं ना आप, जिससे कि इसमें स्कोर कर पाए 150 के आसपास। 50 नंबर आने के बाद कुछ हो नहीं पाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। यही मेरी कोशिश है कि आपको सरलता प्रदान की जाए फिजिक्स में और आपको लगे कि हाँ भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आसानी से समझ पा रहा हूं और आराम से सवाल निकाल पाऊंगा। चलिए, और यहां पर एक चीज और बता दूं कि ये जो मैं वीडियो भी बना रहा हूं गोल्ड सीरीज, इसमें आप देखेंगे कि मैं सारा सिलेबस को कवर कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की, और जैसा आपको मैंने बताया कि ये नीट के लिए स्पेशली डिजाइंड वीडियो है, ना ये 12th वाले बच्चों के लिए है, बोर्ड्स के लिए, ना ये जेई के वालों के लिए, केवल आपके लिए है। तो आपको इसको ट्रेमेंडस फायदा मिलेगा। आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड लेंसेज। तो इसमें काफी कुछ हमको जानना और पढ़ना है, एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। ये आपके लिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, कहने का मतलब जो भी मैंने क्लास 11th फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर दी, क्लास 12th पर 9th चैप्टर पर हम लोग हैं, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए एक ही गूगल शीट है ये, एक ही शीट में हमने ये देखिए हेडिंग, चैप्टर का नेम और चैप्टर के टॉपिक मेंशन कर दिए हैं। जिस भी प्ले बटन को आप क्लिक करेंगे वो वीडियो ओपन हो जाएगा, यानी आपको ये मालूम रहेगा कि अरविंद सर ने क्या क्या सीरीज आपके लिए बनाई है और अपनी जरूरत के हिसाब वही चीज देख सकते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहां जाने के लिए दो तरीके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, दूसरा अरविंद एकेडमी नीट जो चैनल है इसको आप खोलिए होम पेज और ये लिंक आपको दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे, ऐसे विंडो खुलेगी, ऑल वीडियो लाइब्रेरी क्लिक करते ही यहां पर पहुंच जाएंगे। मेरा एक और चैनल है अरविंद एकेडमी के नाम से, जो क्लास 12 पे फोकस करता है फिजिक्स पर। वहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और बच्चों का यही कहना है कि सरलता से मैं फिजिक्स पढ़ा देता हूं। तो ये नया चैनल है नीट वाले बच्चों के लिए, यहां मैं आपकी फिजिक्स की दिक्कत दूर करके ही रहूंगा, ऐसा सोच के मैं आया हूं और करूंगा ही ऐसा। आप इससे फायदा उठाइए। और इसके आगे की बात करें, कई बच्चे चाहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे और नोट्स बनाने में आपको मदद मिल जाएगी। अरविंद एकेडमी ऐप है, इसको भी डाउनलोड करें और इसके स्टोर सेक्शन में जाके देखें, कुछ कोर्सेज आपको मिलेंगे जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर देंगे, डॉक्टर बनने का सपना वो पूरा करा सकते हैं, आसानी कर देंगे फिजिक्स में। चलिए आज की पढ़ाई पर आते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का मामला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए जो फॉर्मूला लगता है, ये स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या होता है, एक सरफेस होती है फ्लैट, ये मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है यहां, और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये फ्लैट सरफेस है, ऐसी सरफेस ना हो। हम स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं तो मतलब कर्व्ड सरफेस है। ये सरफेस ऐसी भी हो सकती है, ये देखिए ये डेंसर, ये मतलब ग्लास है, ये डेंसर है, ये ऑब्जेक्ट ले लो, तो ये कैसी, इधर से देखोगे तो कैसी लगेगी, ये कॉन्वेक्स सरफेस है स्फेरिकल सरफेस। और ये सरफेस ऐसी भी हो सकती है, कोई मनाही तो है नहीं, यहां ग्लास भरा हुआ है ना, बड़ी आसानी से बात। ये देखिए ऑब्जेक्ट है और यहां पर आप ऑब्जेक्ट रखें, ये हो गई कॉन्वेक्स, ये हो गई कॉनकेव। इस तरह की दो सरफेसेस हो सकती हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो यहाँ ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम इतना हम समझते ही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम पे भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी रखा हो सकता है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पॉइंट है, मधुमक्खी है, मक्खी है, वो अंदर ग्लास में फंस गई है और उसकी बात करने लगे, तो इन जो
यहां पर कई सारे मामले दिख रहे हैं, इनके लिए फॉर्मूला एक ही निकल आता है, ये अच्छी खुशखबरी है। और उसमें बस एक बात का ध्यान रखना होता है जो मैं अभी बता दूंगा आपको, और बड़ा सरलता से काम हो जाएगा। ये ध्यान रखना होता है कि ये जो रे है वो कहां से कहां जा रही है। जैसे इस केस में हमेशा रे जाती है ऑब्जेक्ट से, कोई जिसको हमको देखना होता है ना, वहां से रे चलकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तभी हम देख पाएंगे। तो हमेशा रे कहां से कहां जाएगी, ऑब्जेक्ट से चलेगी। तो ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, रेरर या डेंसर में। तो हमेशा समझिए कि रे जा रही है रेरर टू डेंसर या डेंसर टू रेरर। आपको समझाने के लिए यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट रखा है रेरर मीडियम में, तो ये रे कहां से कहां जा रही है, ऐसे जाएगी। तो रे इज मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम। बात समझ में, यहां क्या है, यहां भी रेरर टू डेंसर है। अगर कोई अंदर रख दी जाएगी तो डेंसर टू रेरर हो जाएगी। बात समझ में आई होगी कि रे जो है कहां से कहां चल रही है और चलेगी कहां से, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही देखना है। बस ये थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो प्रॉपर फार्मूला लगा नहीं पाएंगे आप। खैर, और ये फार्मूला इसके लिए क्या होता है, ये देखिए, ये आपको कर्व सरफेस का फार्मूला आ गया। अगर रे जा रही है रेरर टू डेंसर, यानी ऑब्जेक्ट रखा है रेरर मीडियम में, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रेरर से डेंसर जा रही है, ऑब्जेक्ट से चलाना है। तो आप लगा दीजिए μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये μ2 है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 है रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बाजू में लिखा भी है मैंने। और यहां बात कीजिए, अगर ये डेंसर से रेरर जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख दियो हो, तो रे यहां से चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी जहां भी इसको जाना होगा। तो ये ऐसे चली तो ये डेंसर टू रेरर जा रही है। यहां पर क्या है, अगर आप कोई स्फेरिकल सरफेस पकड़े हुए हैं और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो ये जा रही है रेरर टू डेंसर। उम्मीद है ये बात आसानी से समझ पाए होंगे। तो इसमें μ2 μ1 इंटरचेंज हो जाता है। यहां पर देखिए ये μ2 की जगह यहां पे μ1 कर देना चाहिए, और यहां पे μ2, तो ये μ1 μ2 आपस में अदला बदली कर लेते हैं। देखिए μ1 μ2 की जगह μ1 आ गया, μ1 की जगह μ2 आ गया, बस फार्मूला वही है। और इसमें जो वैल्यूज आप रखेंगे वो प्लस माइनस साइन के साथ रखते हैं, r प्लस है, v प्लस है, u माइनस है, जैसा भी है। बड़ी आसानी से काम होता है, भी मैं दिखाऊंगा कुछ न्यूमेरिकल्स भी जब लूंगा आपको समझाने के लिए। तो बात को आगे बढ़ाता हूं, और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस में ही आप देखिए, तो जब आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं, जिसे आप लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, तो m होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी μ1 v अपॉन μ2 इंटू u। ध्यान रखिएगा पहला मीडियम μ1 है और उसके साथ इमेज जहां बन रही है, तो μ1 v अपॉन μ2 u, याद कर लीजिए, याद करने में तो एक्सपर्ट हैं आप। और प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला देखिए, ये होता था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब ये प्लेन सरफेस के लिए r इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये बन जाता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर 0। ये किसके लिए है, प्लेन सरफेस के लिए। बात खत्म, कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, थोड़ा सा प्यार से देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगली बात लेके चलते हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। बहुत आसान साइन कन्वेंशन। ये जो स्फेरिकल सरफेस होती है, इस स्फेरिकल सरफेस में इसके मिडिल पॉइंट को हम O मान लेते हैं, जिसे हम ओरिजिन कह देते हैं, और इसी के हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस। अब जिस तरफ से रे आ रही है उसी तरफ नपाई करोगे तो पॉजिटिव, देखिए इस रे के चलने की विपरीत दिशा में निगेटिव, इससे ऊपर है तो पॉजिटिव, इससे नीचे है कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ हाइट तो वो निगेटिव। वैसे ही है जैसे कि हम लोग पुराने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते रहे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, था तो मैंने कहा आपके सामने ले आऊं, याद दिला दूं आपको। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आ जाता है जिसको मैं करके दिखाऊंगा तो चीज़ें पकड़ पाएंगे आप। बहुत आसान होता है ये सब, थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है बस। देखिए लिखा है लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा। द पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। बड़ी अच्छी बात, इमेज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि भाई रे कहां से कहां जा रही है। रे चलेगी हमेशा ऑब्जेक्ट से, तो ये रेरर टू डेंसर जा रही है, तो रे इज मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर। ये ऑब्जेक्ट है, यहीं से रे चलेगी ऐसे, तो ये रेरर है और ये यहां पर डेंसर मीडियम है। बात समझ में आ गई। जैसे ही ये हमें समझ में आ जाता है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो लगा देंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u
μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इस फॉर्मूले को यहां पर रखेंगे। चलिए यहीं पर रख देते हैं। μ2 की वैल्यू पकड़ते हैं हम लोग। तो देखिए μ2 क्या है, 4/3। v विथ साइन रखना है, तो v हमें निकालना है तो पता नहीं है। μ1 की बात करें तो 1 है। u बात करते हैं, यहां से नापा है तो u आ गया माइनस में, इतना डिस्टेंस कितना है, -10। फिर μ2 की बात कर लीजिए, 4/3, μ1 है 1। r की बात करते हैं तो ये आप r, c इधर है तो r नापोगे, दैट इज अ पॉजिटिव। वो कितना है, 30। ये r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस 30। देखिए आराम से फीड कर दिया, कैलकुलेशन रह गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और यहां देखते हैं क्या हिसाब किताब आ रहा है। 4/3v प्लस 1/10 बराबर, यहां पे आ जाएगा 4/3, तो 4/3 में से 1 घटाओगे तो 1/3 बचेगा, तो 1/90 आ जाएगा। उम्मीद है आप आसानी से समझ पाए होंगे। 4/3v इज इक्वल टू 1/90, 1/10 इसमें घटा दीजिए। इसको सब 90 ले लीजिए एलसीएम, 1 माइनस और ये 9 आ गया, तो ये आ गया -8/90, बिल्कुल बराबर है। अब ये 4/3v बराबर -8/90, तो मैं कलर बदल लूँ जिससे मोनोटोनस ना लगे। और यहाँ पर v की वैल्यू निकालने चले हम लोग, v इधर कर दो तो 4 × 90/3 × 8, 4 2 जा 8, ये हो गया 30, यानी 15 आ गया माइनस में, -15 सेंटीमीटर। बस आंसर आ चुका है। माइनस होने का मतलब है यहां से कि आप इस डायरेक्शन में यहां कहीं, ये 10 है ना, यहां कहीं इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये माइनस क्या बता रहा है, लेफ्ट साइड। ये तो सबसे जो गहरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि या गड़बड़ करते हैं कि ये चीज़ नहीं पकड़ते। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता तो ये इंटरचेंज होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तुरंत देख लेना है रे कहाँ से कहाँ जा रही है, और रे चलती कहाँ से है, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि देखना उसको है तो वहीं से तो रे चलेगी, आंखों तक पहुंचेगी तब दिखेगा। भाई हमें अगर आपको देखना है तो आपसे लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी तब हम देख पाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई स्पेशल चीज है ही नहीं। तो यहां पर इस बात को आप पकड़ पाए होंगे, नोट कर लीजिए, आगे की चर्चा जारी रखेंगे हम लोग। मैं हटता हूं, पॉज करके आप बेटा इसको नोट कर सकते हैं, कोई दुविधा जैसी बात नजर नहीं आती। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है लेंसेस की कहानी। तो लेंसेस क्या होता है, ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिसमें 2 सरफेसेस होती है। 2 सरफेस में कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी जरूरी है। अगर मान लीजिए दोनों सरफेस ऐसे हो गई, नहीं कर्व्ड है, तो ये लेंस नहीं है। ये क्या है, ग्लास स्लैब, आप पहचान ही गए। लेकिन इन दोनों में कम से कम एक, मान लीजिए एक सरफेस हम ऐसे कर दें तो दिस इज लेंस, क्योंकि एक सरफेस हमारी कर्व्ड मिल गई। तो कम से कम एक, दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक सरफेस हमारी कर्व्ड होनी चाहिए। इस बेसिस पे हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं मोटे तौर पर लेंसेस को 2 भागों में, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। तो अब आता है कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। इसका कन्वर्जिंग लेंस इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह मिलाने की कोशिश करता है। कन्वर्ज करने का समझते होंगे, कोई जा रहा है तो कन्वर्ज करने की, मिलाने की कोशिश कर रहा है। अगला जो डाइवर्जिंग लेंस आएगा, जिसे कॉनकेव लेंस बोलेंगे, वो डाइवर्ज करता है, कोई रेज आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। खैर यहां पर इसकी फैमिली है, देखिए हर ये फैमिली, जैसे शर्मा फैमिली होती, उनकी बेटी रिया शर्मा, उनका लड़का बबलू शर्मा, तो सबके सामने शर्मा लगा होता है सरनेम। वैसे ही आप देखिए, मजा आएगा आपको। ये कॉन्वेक्स फैमिली है, हर जगह आज के नाम के पीछे आपको कॉन्वेक्स लिखा मिलेगा। ये देखिए सरनेम, ये फैमिली है। तो उनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, देखिए ये डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं या बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। यहाँ इसमें देखिए दोनों तरफ कर्व्ड है, लेकिन R1 R2 डिफरेंट हैं। ये बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स, R1 R2 बराबर हैं, दोनों तरफ कॉन्वेक्सी है।
एक तरफ प्लेन है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। अब यहाँ कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यहाँ कॉनकेव है, दूसरा वाला कॉन्वेक्स है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट लेंसेज हैं जो आप इन बातों को समझ पाएंगे। इसी तरह से डाइवर्जिंग, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा जिसे दिखाई पड़े आपको, डाइवर्जिंग लेंस का मामला है, वहीं वहाँ पे कहानी हो जाती है, वो भी फैमिली है। और यहाँ पर देखिए जैसे आप समझ पाए, बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव, R1 R2 अलग अलग, और अगर इक्यू कॉन्वेक्स है तो दोनों R बराबर है। प्लेनो, ये प्लेन हो गया, दूसरा कॉनकेव हो गया। तीसरी कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। तो ये आप इस तरीके से, ये फैमिली है इनकी, और आप ध्यान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती, एकदम हमारे जीवन से जुड़ी बातें नजर आती हैं। खैर ये बात भी आप समझ गए होंगे। आप कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशंस देख लेते हैं बहुत जल्दी से, हो सकता है आपको मालूम होनी भी चाहिए, 12th तो पास किया ही हुआ है। तो यहां पर देखिए ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जिस इमेजिनरी स्फीयर या असली स्फीयर से काट के निकाले हो उसके सेंटर, उसको बोलते हैं हम लोग, इसके सेंटर वाले पार्ट को, सॉरी, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो क्या है, अगर रेज यहां पर डलवा देंगे तो अनडिवेटेड चली जाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। अब अगर ये मोटा लेंस होता है तो ये लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाती है। ये देखिए ऐसे घूमी है ना, अगर इसको बढ़ा दो तो ये शिफ्टेड दिखेंगी आपको। लेकिन अगर ये पतला लेंस है तो शिफ्टिंग नहीं होती। आप अक्सर पतले लेंस की बात करते हैं हम लोग ऐसे, तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से जैसे कोई रे निकालेंगे तो अनडिवेटेड निकल जाएगी। तो वो पॉइंट जहां से रेज अनडिवेटेड जाती हैं उसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मोटा लेंस होगा तो फर्क क्या होता है, लेटरली डिस्प्लेस्ड, दिशा में कोई चेंज नहीं होगा, लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो गोला जिससे काट के निकाले हो, जैसे ये कर्व्ड है, इसको गोला ऐसे बना दो तो इसका जो सेंटर मिलेगा आपको, इसका देख रहे हैं ना आप ऐसे गोले, इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस रेडियस को बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी का भी बात कर लो, ये बनाओगे तो ये गोला बन जाएगा, ज्यादा खींच देंगे तो खचड़ पचड़ हो जाएगी। तो जो गोला यानी जो स्फीयर है उसको जो काटे हुए हैं वहां से, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई भी उसमें दुविधा नहीं है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सेस की। तो वो लाइन जो दोनों लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होती है उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, C1 C2 से, लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो इसका और इसका जो C1 C2 इससे पास होने वाली लाइन। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लेंस के देखिए दो फोकस होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या बोलते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, कि अगर रेज जो है वो फोकस से निकल रही हैं तो एक पॉइंट से निकल रही हैं, पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाती हैं, तो जिस पॉइंट से निकल रही हैं उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, या निकलती हुई लग रही हैं। ये देखिए फोकस की तरफ जा रही थी और पढ़कर पैरेलल हो गई इन कॉनकेव लेंस, तो इनको बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब इसी तरीके से आता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यहां बोलते हैं कि लाइंस अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है तो जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं, यहां तो मिली गई रियल, और यहां पर क्या हुआ, लग रही हैं, क्योंकि डाइवर्ज किया तो लग रही हैं। इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और नॉर्मली जब हम फोकस की बात करेंगे तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही कंसीडर करते हैं जब तक आपसे कहा ना जाए। बात समझे ना, कोई बोले कि फोकस ऑफ द लेंस, तो आप क्या समझेंगे, सेकेंडरी फोकस ऑफ द लेंस, प्राइमरी नहीं समझेंगे। बात समझ में आ गई होगी। और इसी हिसाब से, क्योंकि सेकेंडरी फोकस की हम चर्चा मेनली कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेकेंडरी फोकस में इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, निगेटिव, जैसा आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फोकल लेंथ है इस रे की डायरेक्शन में नाप रहे हो तो इसको हमेशा आप प्लस लोगे और इसको आप निगेटिव लोगे। सेकंड फोकस की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, जो ये दूरी है, दिस इज द फोकल लेंथ, जहां पर फोकस हो रही है। दूसरी अपर्चर, जो आउटर डायमीटर होता है लेंस का, मतलब एक लेंस जब लोगे ना तो आपको दिखाते तो ऐसे हैं लेकिन होता तो वो ऐसे है ना, लेंस गोला टाइप का होता है, गोला टाइप का होता है। तो ये आपको ऐसे होता है लेंस, ऐसे। अब इसको ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, इसका आप इस चीज को ऐसे दिखा रहे हो, लेटरल व्यू, तो ऐसे दिखाते हैं। तो इसका जो आउटर डायमीटर होता है, आउटर सर्किल, उसका जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। बात आप समझ गए होंगे। और ये जो इंटेंसिटी होती है वो अपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है।
जितना बड़ा अपर्चर कर देंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा लाइट गैदर करेगा तो इंटेंसिटी उतनी शानदार होगी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ऐसे लेंस आपको दिखाया गया है, लेकिन ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ऐसे लेंस दिखता है, आपको देख पा रहे हैं, ऐसे दिखेगा। तो इस बात, लेंस ऐसे होता है लेकिन आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखाया जाता है। तो ये जो दिखता है ना, ये गोल निकलता है, ये गोल। हमारे चश्मे का भी लेंस देखे होंगे तो गोल आता है, उसको काट के चश्मे की शेप में फिट किया जाता है। आप में से कई बच्चे चश्मा पहनते होंगे तो चश्मे भी जो लेंस है वो है तो चश्मे की शेप का, लेकिन शुरू में अगर आपने देखा होगा तो लेंस जो था उसको जो खरीदा उस दुकानदार ने, उसने उसको काट कर इसमें फिट किया है। तो काटोगे नहीं तो गोल गोल दिखता है ना, देखे होगे, है ना। बात समझ में आपको आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन आपको समझ में आएगी तो हमेशा याद रहेगी और आसानी से कर पाएंगे। ये साइन कन्वेंशन की बात है, मैंने साइन कन्वेंशन लेंसेज के लिए आपको बता दिए हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस है तो हमेशा पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉन के लिए नेगेटिव। पहले प्रिंसिपल फोकस की बात करोगे तो उस हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस बात पे विशेष ध्यान हम लोग नहीं देते, ये जो बात लिखी है इससे कुछ भी हासिल विशेष नहीं होगा। अब लॉ की इमेज का जो इमेज कैसे बनाएंगे उसके कुछ रूल ये भी आपको पता है, फिर भी याद दिलाते हैं। अगर रेस पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सेस के तो लेंस के बाद वो एक पॉइंट पर फोकस कर जाएंगी या फोकस करती हुई लगेंगी, सीधी सी बात। फोकस से आ रही हैं, पैरेलल चली जानी है। और दूसरी बात कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हैं ये तो अनडिविएटेड चली जाएंगी। तीसरी बात, फोकस से आ रही हैं तो पढ़ के पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल आ रही थी तो फोकस पे मिल रही थी, फोकस से आ रही हैं तो पढ़ के पैरेलल हो जाएंगी। ये बात भी आप समझ पाए होंगे यहाँ पर। और इन रूल्स के हिसाब से आप इनके जब डायग्राम बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए, उसका भी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये आपको मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है ना, आपको नहीं आता कुछ, तो मैं जो समझाऊंगा ज़्यादा पकड़ में आएगी बात। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए बात करें, अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी पर है तो इमेज का जो रे आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होगी। वो कहाँ मिलेगी? फोकस पे आके। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? फोकस पर। और रियल है, इन्वर्टेड है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड है। रियल रेज मिल रही हैं तो रियल है, इन्वर्टेड है और बहुत छोटी है। अब बियॉन्ड 2f, ये देखिए 2f है, ये f, ये 2f से दूर है तो इमेज बनती है। देखिए ये आगे बढ़ेगा और इमेज खिसकेगी। पहले फोकस पे थी f2 पर, अभी ये इन्फिनिटी से पास आया तो ये दूर जाएगा, तो f2 और 2f2 के बीच बन जाएगी। तो बिटवीन f2 एंड 2f2। और रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये क्या है? रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब इसको 2f पे रखोगे तो 2f पे सेम साइज आ जाएगी, और बढ़ाओगे तो और भागेगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप आगे 2f पर आए तो ये 2f पे ही बन गई सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। अब आप 2f और f के बीच में आ जाते हैं तो ये बियॉन्ड 2f2 बन जाती है, लेकिन अब ये बनती है मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। फिर आप फोकस पे पहुंच जाएंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। आप नहीं माने और आप इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच आ गए यहाँ, तो ये केस बन जाता है इमेजिनरी इमेज का। ये देखिए इमेजिनरी इमेज मिल जाती है आपको, और ये होती है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट ये कॉन्वेक्स लेंस का एक पिक्यूलियर केस है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस से आपको वर्चुअल इमेज बन रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों में बात की जाए कि अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो इसमें स्पेशलिटी क्या है? वर्चुअल बड़ी इमेज बनती है और कॉनकेव लेंस में वर्चुअल छोटी इमेज बनती है। तो ये आप डिमार्केशन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, लेंसेज में। अभी आपको दोबारा बता दूंगा, ये बात समझ पाए होंगे। मैग्नीफाइड है, वर्चुअल इमेज है। अब यहां पर आते हो कॉनकेव लेंस में, अगर आप फोकस पे इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे वर्चुअल इमेज बन जाएगी, और अगर आप कहीं भी रख दें उसके अलावा ऑब्जेक्ट को तो हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन इसमें होता है वो होता है वर्चुअल और डिमिनिश्ड। ये देखिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है और डिमिनिश्ड है।
और पहले वाले में क्या था, वर्चुअल था एक स्पेसिफिक कंडीशन में, लेकिन मैग्नीफाइड था। बात पकड़ में आई होगी। और ये इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिएगा, जब आप इंफिनिटी पे रहते हैं तो ये बन रही होती है फोकस पे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ये फोकस से सरक कर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ मूव करती है। दूर ले जाएंगे तो यहां से मूव करेगी फोकस की तरफ, पास लाएंगे ऑब्जेक्ट तो ये मूव करेगा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। छोटा ही रहेगा लेकिन, और वर्चुअल भी रहेगा। बात समझ में, ये पूछा जाता है आपसे इसलिए आपको बोल रहे हैं, आगे किसी सवाल में होगा तो वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ गया, इसको बहुत सरल तरीका याद करने का है। ये फॉर्मूला आप इसी को लेंस मेकर मान लीजिए, मान क्या लीजिए, है ही। अब इसमें जो आप ध्यान क्या रखना है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका जो लेंस का मटेरियल है विथ रेस्पेक्ट टू द बाउंड्री, विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम। ये जैसे मान लीजिए यहां पर है, ये अगर एयर है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए लेंस का मीडियम जी लिख देता हूं, ग्लास, और ये दोनों तरफ एयर है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है, इसको सरलता है, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन मान लीजिए ऐसा है कि यहां पर कोई और मीडियम रख दिए हैं, तो यहां पर आप जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं। और इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं कि 1 म्यू जी की वैल्यू होती है म्यू जी अपॉन म्यू 1। बस कभी कभी किताबों में ऐसा लिखा रहता है, इसी फॉर्मूले को पकड़ लीजिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ध्यान रखिए कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस्तेमाल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम करना है, बस खत्म हो गई बात। अब क्योंकि ये लेंस बनाने वाले लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस बनाने वालों का फॉर्मूला। क्योंकि मटेरियल तो फिक्स होता है उनके पास जो खरीद के लाए रहते हैं म्यू, इस कर्वेचर को बदल के R1 R2 को बदलकर पर्टिकुलर फोकल लेंथ डेवलप कर देते हैं। और आप जानते हैं फोकल लेंथ का रिश्ता पावर से होता है। लेंस के केसेस में P = 1/f। तो जितने पावर का चश्मा या लेंस आपको चाहिए वो कर्वेचर को R को सेट करके उतना पावर का बना देते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं इस बात को, और बड़ा आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली बात करते हैं लेंस फॉर्मूला, जो कि आप जानते हैं थिन लेंस फॉर्मूला है बेसिकली 1/v - 1/u = 1/f। अगर मोटा लेंस होगा तो ये सब पंचर हो जाती है गाड़ी, मोटा लेंस आपके कोर्स में है ही नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर होती है। अब अगली बात और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ, क्योंकि नीट में क्या होता है सवाल निकालना भी आना चाहिए और जल्दी निकालना है, इसलिए कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसको घोंट लीजिएगा, फट फट सवाल निकलेगा। जैसे कि ये मान लीजिए EQ कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अब इसका फोकल लेंथ निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रखी प्लस माइनस वगैरह वगैरह। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, F = R2 म्यू - 1। सीधे उठा के आपने R की वैल्यू पटकी यहां पर और म्यू रखा और खट से F आ गया, तो ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा जिसकी आवश्यकता आपको नीट के एग्जामिनेशन में जरूर पड़ती है। तो ये EQ कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो F = R/2 म्यू - 1 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। केवल यही नहीं, बाकियों के लिए भी देखिए, अगर ये कॉनकेव है तो वही वैल्यू है माइनस के साथ। ये देखिए यहां पर ये प्लस है और यहां पर देखें तो ये माइनस, F = -R/2 म्यू - 1। अब यहां पर देखिए अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो यहां पर भी इस फॉर्मूले से निकाला हुआ है यही। अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या बन जाती है, R/म्यू - 1। इसकी जो ये जो फोकल लेंथ थी पहले वाले की, उसकी देखिए फोकल लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। वो कितनी थी, नीचे 2 था एक, इसमें 2 हट गया है। तो जब भी आप खड़े खड़े काट देते हैं फोकल लेंथ क्या करती है, डबल हो जाती है। आगे बताऊंगा अभी। जैसे ये लेंस है और यहां से इसका मान लो फोकल लेंथ f था, ऐसे काट दिए हैं तो 2 हिस्से बना दिए हैं ऐसे ऐसे हम लोग, तो इसका ये 2f हो जाएगा, इसका 2f हो जाएगा फोकल लेंथ। बात समझिए ना, ऐसे काटने पर इसका 2f, क्योंकि ये अपसाइड दूसरी वाली प्लेन आ जाती है ऐसा। तो ये आप समझ पाए होंगे, आप काटे हो तो ये फोकल लेंथ पहले वाले की देखिए, यहाँ पर नीचे 2 था, ये 2 हट गया है, यानी ये डबल है पहले वाले की। बात समझ के, प्लेनो जो भी कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है तो निगेटिव हो जाएगा, बस इतने से फर्क है। F = -R म्यू - 1। आप समझ पाए, एक हिस्सा प्लेन, एक हिस्सा कॉन्वेक्स या कॉनकेव।
बढ़िया। दूसरा एक न्यूटन्स फॉर्मूला है, कभी कभी वो भी लिख जाता है कि अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस अगर आप लेके बैठे हैं और इसकी जो फोकस होता है f1 f2 दो, अगर यहाँ से मान लीजिए x1 डिस्टेंस दूर पर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज x2 डिस्टेंस दूर पर बन रहा है, तो ये x1 इंटू x2 की वैल्यू f स्क्वायर के बराबर हो जाती है। ये न्यूटन्स फॉर्मूला है, कहीं कहीं तेजी से सवाल निकालने में ये मददगार साबित होता है। तो इसको भी पकड़ कर रखिए, हमने कहा ना कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो ये कहानी इसकी है। दूसरी कहानी ये क्या है कि अगर आप लेंस के किसी पोर्शन को ढक देते हैं, जैसे मान लीजिए लेंस ये था और यहाँ इमेज, ये ऑब्जेक्ट था बेटा जी और ये इमेज था। अब आपने क्या किया, यहाँ पे काला पेंट कर दिया, काला पेंट कर दिया, काला पेपर चढ़ा दिया, मतलब इसको ओपेक कर दिया, ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी। तो क्या ये इमेज बनेगी तो क्या पहले की आधी बनेगी, पूरी बनेगी, या क्या होगा? तो इसका आंसर है अब भी इस ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये पूरी इमेज अब भी बनेगी, फुल इमेज अब भी बनेगी। बस इतना परिवर्तन हो जाएगा कि इसकी इंटेंसिटी, चमक पहले वाले इमेज की अपेक्षा आधी हो जाएगी, क्योंकि लाइटों की जो नंबर ऑफ लाइट्स है, नंबर ऑफ रेज हैं, वो आधी हो गई हैं। तो बनेगी पूरी, मतलब इसको आधा अगर ढक देते हैं या कुछ पोर्शन ढक देते हैं तो इमेज जो बनेगी पूरी ही, बस उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसको आधा ढक दिया तो इसकी आधी इमेज बनेगी, ये नहीं करिएगा या ये नहीं सोचना है। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करते हैं, लेंस को किसी पानी में या किसी लिक्विड में डुबा देते हैं और वहां पर फोकल लेंथ की चर्चा आप करते हैं। तो वहां के लिए देखिए सिंपल सी फॉर्मूले की बात की गई है। ये जैसा मैंने बताया था कि अगर आप कोई लेंस लेके बैठे हैं, किसी लिक्विड में डाल दिए हैं, तो यहां पर जो फोकल लेंथ निकालेंगे वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड लेंगे, ले लिया, कौन सी बड़ी बात है। और अगर एयर है तो एयर का तो लिए म्यूजी एयर हो जाता है। इन दोनों को डिवाइड कर दो और सिंपल सा फार्मूला याद रख लो, ये जो लिखा है कि फोकल लेंथ इन लिक्विड और फोकल लेंथ इन एयर, इन दूसरे का उल्टा, मतलब एयर वाला म्यूजी इधर, म्यूजी मतलब लिख देते हैं क्लैरिटी के लिए, और यहां पर ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड -1। इस फॉर्मूले को पकड़ लो। ये देखिए लिक्विड वाला केस इधर है फोकल लेंथ और ये FA वाला केस इधर है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को μgl को μg अपॉन μl, तो ये यहां रख दोगे तो ये फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, कोई उसमें खास बात नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल आपका कई जगह होगा, ये याद रखें, ज़्यादा सरल लग रहा है। और इसका मतलब क्या, μg अपॉन μl, कोई इसमें कोई खास बात हुई नहीं। तो जब भी किसी लिक्विड में आप किसी लेंस को डुबो देंगे तो ये रिलेशन बिल्डअप होगा। इसी रिलेशन के बेसिस पर हम अभी ये देखने वाले हैं कि उस लेंस के फोकल लेंथ पर और नेचर पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या फोकल लेंथ घटेगी बढ़ेगी, या कॉन्वेक्स का कॉन्केव तो नहीं हो जाएगा, ये अगली स्लाइड में इसका जिक्र करेंगे। इसी पे डिपेंड करते हुए जो आप तेजी से याद कर लीजिए, बड़ी आसान सी बात है। जैसे पहला केस है हमारा कि जो म्यूजी है वो बड़ा है म्यूएल से, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस लिक्विड में आप डुबोए हैं उससे ज्यादा है। तो यहां नेचर ऑफ लेंस नहीं बदलेगा, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्वेक्स ही रहेगा। क्या परिवर्तन होगा, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और पावर घट जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, नेचर नहीं बदलेगा, नेचर वही रहे, मतलब क्या लिखना चाहिए, नहीं बदलेगा, चलो नहीं बदलेगा, और साथ में फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और पावर, क्योंकि P = 1/f होता है, तो पावर डिक्रीज कर जाएगी। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लेंस वाले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से बड़ा है, अगर दोनों बराबर हो गए, यहां देखिए नंबर 2 केस, यहां पर अगर म्यूजी की वैल्यू म्यूएल से बराबर आ जाएगी तो उस समय ये जस्ट एज ए ग्लास प्लेट काम करेगा, मतलब यहां कोई रिफ्रैक्शन फिर नहीं, एक ही टाइप का मटेरियल हो जाएगा। तो लेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ये देखिए यहां पे लिखा है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, प्लेन ग्लास प्लेट हो जाएगा और इनविजिबल हो जाएगा, लिक्विड में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि
ऑप्टिक्स के केस में अगर दो चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक हो जाए तो वो दोनों मटेरियल एक जैसे ही हैं। तो एक मटेरियल में, एक ही मीडियम में काहे का रिफ्रैक्शन, उसके लिए तो मीडियम फर्क होने चाहिए, ठीक है। तीसरे केस में क्या होता है, आप देखें तो अगर म्यू जी की वैल्यू, ये जो ग्लास है उसकी म्यू एल से कम हो जाए तो नेचर विल चेंज। नेचर चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर कोई कॉन्वेक्स है तो बदल के कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, समझ रहे हैं। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस बनाए हैं उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से कम हो गया है, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस हम डाले हैं तो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। बात उचित लग रही होगी। इन बातों को पकड़िएगा, आपके यहाँ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसका आंसर बड़े प्रेम से आप कर पाएंगे। मैं हटता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना इसका मैं क्या बोलता हूं कि पीडीएफ तो दे ही दूंगा, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि इसे ढूंढने डालने में दिक्कत होती है, लग गया तो स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेते हैं। तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और चीज़ें पकड़ते हैं, और आपके टीचर ने आपको पढ़ाई नहीं पढ़ाई ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस पे सवाल आ जाता है। ये सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ नीट को देखते हुए। अगर यहाँ पर कलाकारी क्या हुई है कि देखिए, पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम और ये तीसरा, यानी ये पानी पानी नहीं है, ये पानी और ये ग्लिसरीन हो गया। पहला मीडियम और तीसरा मीडियम भिन्न है, डिफरेंट है। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, इसको याद कर लिया जाए। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब इंसिडेंट रे लेफ्ट से आ रही है, यानी पहला मीडियम म्यू1 की तरफ से आ रही है। तो इसका जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला लगेगा μ3/f। ये देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका, थर्ड वाला पहले लिया है, μ3/f, और इसके लिए R1 पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो μ2 - 1 और R2 पे होगा तो μ3 - μ2, आगे से पीछे घटाना है। तो μ2 - μ1/R1 प्लस μ3 - μ2/R2, और रेस कहाँ से आ रही, लेफ्ट साइड से। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा अगर डिफरेंट मीडियम में लेंस को डाल दिए हो तो। और अगर आपका इधर से रे आ रही है तो उस समय आप μ1 μ2 को, R1 R2 को इंटरचेंज कर दीजिएगा और μ1 μ2 को भी इंटरचेंज कर दीजिएगा। यहां पर कहीं मैंने लिखा होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, देखिए, तो यह शायद इसके बाद में लिखा हुआ है। ये लेफ्ट साइड से जो पुरानी चीज थी वो लिखी है फॉर्मूला, और इसके बाद अगर आप देखें तो ये आ रही है आपकी राइट साइड से। कहाँ लिखा है, राइट साइड से। तो यहां पर आप ये μ3 होगा, आपने जो चेंज किया है वो μ3 और μ1 को चेंज, ये सॉरी μ1 ही होगा, तो ये μ1 होगा, यहां से आ रही है μ3 था, देखिए μ1, ये μ2 इधर से आ रही है, तो लास्ट वाला मीडियम μ1 है, तो μ1/f, और फिर μ2 - μ3/R2 ये वाला, और फिर यहां बात करें तो μ1 - μ2/R1, इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा। μ3 μ1 इंटरचेंज, R1 R2 इंटरचेंज, खैर वही जो फॉर्मूला है, कोई बस उसमें अदला बदली की गई है, इसलिए कि सवाल अगर आ जावे तो आप हैंडल जरूर कर सकें। ये केस क्या था, जब लेंस को आप डाले हैं और दोनों साइड डिफरेंट मीडियम है। उम्मीद है ये बात पकड़ने आपको आसानी हुई होगी, क्योंकि हम लोग कोई भी एक सवाल भी ऐसी चीज़ नहीं मिस करना चाहते हैं जो आपके यहाँ इसमें ना पढ़ाई गई हो। तो आगे की बात करते हैं। देखिए सवाल है, डबल कॉन्वेक्स लेंस are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55। चाहो तो लिख लो, वैसे तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो समझ जाते हैं, वरना थोड़ा देखना पड़ेगा। विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 R2 सेम है। देखिए ऐसे लोग हैं ना, आपको समझा देते हैं, इसे आप R1 ले रहे हो, इसे आप R2 ले रहे हो, तो R1 R2 है और ये R के बराबर है, तो इसका R1 लेते हो तो प्लस लेते हो, और R2 लोगे तो इसका R2 इधर नापते हो तो विच इज -R ले लोगे। डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो जो पीछे हमने देखा था, ठीक है। अब यहां पर व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इज द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ चाहिए। फॉर्मूला ये होता है, ये देखिए 1/R1 - 1/R2। अब यहां 1/20 की चाहिए, म्यू कितना है 1.55 - 1, और यहां लिखा आपने 1/R - 1/-R, इसको इधर ले गए, देखिए, और
1/20 0.55 इंटू वो हो गया 2/r, तो r इधर चला गया 0.55 इंटू 2 इंटू 20, और ये वैल्यू कितनी हो गई 40, करीबन हो गया मेरे ख्याल से 22 सेंटीमीटर के आसपास। ये देखिए आंसर आ गया। ये देखिए 3-4 स्टेप हमको करने पड़े। पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जहां बात की थी कि अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स हो तो वहां पर शॉर्टकट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी फोकल लेंथ को रख के देखते हैं, r/2 μ-1 लिखा था, ये फॉर्मूला था ना शॉर्टकट, यानी इसी को रिजॉल्व करके हम यहां पहुंच चुके थे। अब इसमें रख देते हैं तो देखिए जल्दी होगा कि देर होगा, तो देखिएगा f रखा 20 सेंटीमीटर, r कितनी थी वैल्यू रखनी है, r हमको निकालनी है, नीचे 2 लिखा और नीचे आप 1.55 में मैं लिख रहा हूं वरना तो तुरंत दिख रहा है कि 1.55 है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 20 इंटू 2 इंटू 0.55, और ये हो गया 11 तो 22 सेंटीमीटर। ये देखिए ये कितनी, ये देखिए इसमें कितनी जल्दी से कर लिया आप, तो ये शॉर्टकट का फायदा है ना। इसको याद करेंगे तो आपका बहुत, मतलब इस सवाल को कर, मैंने तो लिखा है आपको समझाने के लिए, आप करेंगे तो हार्डली इट विल टेक 10 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा क्यों लेगा, चलो 15-20 सेकंड मान लो, 20 सेकंड नहीं लगेंगे भाई, 15 सेकंड ही मान लिया, खट से हो गया। ये लगाएंगे तो ये कहिए आपका 45 सेकंड या 1 मिनट ले ले, तो जहां समय बच सकता है वहां हमें बचाने की कोशिश करते रहनी है। ये फॉर्मूला आपको बताया है मैंने अभी इसी लेक्चर में, ये मैं सोचना कहाँ से आ गया, यहीं से आया है लेकिन निकला है पीछे, बड़ी अच्छी बात है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए अब यहां पर एक अगला सवाल है हमारे सामने और बोल रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेसेस, इसकी जो है वो r है 20 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 60 और f दे रखा है 60। अब देखिए एक तो फॉर्मूला है कि 1/f वाला लगाओ, ये निकलेगा बड़े प्यार से, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इट विल टेक सर्टेन टाइम। ठीक, या हमने इसका एक शॉर्टकट याद कर रखा था, आपको बताया था याद दिलाने के लिए कि खड़े वाले को काटते हो तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल टू r/μ -1, ये पीछे वाले का डबल, ये तो 2 गायब कर दिया यहां से, है ना। अब यहां लगाते ही देखिए एकदम ऐसे सट से निकलेगा कि मजा ही आ जाएगा। f कहाँ है बताया है क्या, 60 सेंटीमीटर, r कितना है 20, क्या पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये μ-1 बेटा जी। अब देखिए ये अब ये ओरली हो गया, अब तो आपको दिखाना इसलिए कर रहे हैं, μ-1 1/3 जोड़ दो तो 4/3 इसका आंसर आ गया, मतलब आप ओरल हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर देखिए μ-1 बराबर, ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम इसको बहुत तेजी से आप भी कर पाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस बस, इतनी तेजी से फट से एकदम। और ये μ-1 बराबर 1/3, तो μ बराबर 1 + 1/3, ये हो गया 4/3, ये आंसर हो गया। देखिए ये फॉर्मूला लगाने की जगह ये शॉर्टकट वाले को हमने इस्तेमाल कर लिया, कोई बुराई नहीं है, तेजी से काम बन गया, समय बच गया अपना, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी, क्योंकि ये नीट का मामला है इसलिए, क्योंकि समय वहाँ पर 2 फैक्टर हमेशा आपके साथ रहते हैं, एक तो आना चाहिए जो भाई प्राइम रिक्वायरमेंट है, अगर आता ही नहीं है तो बात ही खत्म होगी, समय की क्या बात है भाई, बात ही खत्म है। लेकिन आता भी है तो वो जल्दी हो जावे तो काम का हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगली बातचीत देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से पॉज करके आपने इसको जरूर नोट डाउन किया होगा बेटा जी। अगली फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है जिससे आप बात को अच्छी तरह पकड़ सकें, कोशिश यही है। लिखा है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन एयर 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। अच्छा भी निकालेंगे, गिवन म्यू जी। अब ये देखिए याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि फोकल लेंथ इन लिक्विड अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, ये कहानी उल्टी चलती है, म्यू जी -1 म्यू जी एल -1, बस स्केल खत्म हो जाएगा तुरंत इसका। म्यू जी का मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 -1, और इसमें क्या होता था म्यू जी अपॉन म्यू एल, तो म्यू जी कितना है 3/2, म्यू एल यानी लिक्विड वाटर का 4/3, आंसर आपके घर आ चुका है। खैर आगे चलते हैं, FL अपॉन FA, और यहां पर देखिए 1/2 बचेगा ऊपर,
नीचे आए तो ये देखिए ये आ गया 9/8, देख पा रहे होंगे ना बहुत आसानी से। तो ये 1/2 ये आ जाएगा 1/8। तो वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 4, 8 ऊपर 2 नीचे। तो FL की वैल्यू क्या हो गई 4FA। फोकल लेंथ पहले कितनी थी भाई 10, तो ये अब हो गई कितनी 40 सेंटीमीटर। आंसर आ चुका। ये तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, वरना इसमें से आधा सवाल तो ओरली कर लोगे आप। सही बता रहा हूं आपको, कोई जादू नहीं है। देखिए हो गया, इसमें कोई परेशानी है क्या आपको, एकदम आप आसानी से याद रखिए। बिल्कुल जहां दिक्कत आ रही है वहां टीचर की मदद लीजिए, या अपने से कोई, जैसे आप बायो में न्यूमेरिक बना लेते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं कुछ की भाई मुझे याद रह जाए। क्योंकि हर आदमी का ना सीखने का, याद रखने का और करने का ढंग अलग है। तो कई चीज़ें तो सभी के लिए वैलिड होती हैं 80%, लेकिन 20% आपकी क्षमता होती है। क्षमता मतलब जैसे तेंदुलकर का खेलने का स्टाइल विराट कोहली से अलग था, वीरेंद्र सहवाग का विराट कोहली से अलग था। अभी कोई और तगड़ा प्लेयर निकलेगा तो उसका पता लगा रोहित शर्मा का विराट कोहली से खेलने का ढंग अलग है। लेकिन जो टेक्निक मोटे तौर पे है वो 80% सेम रहती है, उसके बाद एक स्पेशल चीज़ निकलती है। जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट था, कोई और थोड़ी मारता था। तो ये उसने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बना लिया, कोई दूसरा बनाने जाएगा तो आउट हो जाएगा। बस आपको यही पकड़ लेना है कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें जो सब को आती हैं मैंने भी पकड़ ली 80%, 85%। अब मेरा फ्लेवर ये है, धमाका हो जाएगा उसके बाद। खैर एनीवे आप बात समझ पाए होंगे। चलिए आगे की कहानी को बढ़ाते हैं, इसको आप नोट कर सके हैं। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जहां मैग्निफिकेशन और प्रोड्यूस्ड लेंसेज द्वारा जो मैग्निफिकेशन उसकी बात कर रहे हैं। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है जहां हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट V/U आता है। इसमें भी ये फॉर्मूले इसलिए बताए जाते हैं कि आपका समय बचे। मैग्निफिकेशन में F और U दिया है तो F/F+U, अगर आपको V दिया है, F दिया है तो F-V/F, जिसे झट से मैग्निफिकेशन निकाल पाएं तेजी से, इसलिए। और आगे की बात करें, अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कह रहे हैं, देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई ऐसे बॉडी लेटी है तो मैग्निफिकेशन लेटा वाले का कैसा बनना है, कितने गुना इससे बनना है। और जो पीछे पड़ा था लीनियर, वो खड़े वाले से कितने गुना बड़ा बन रहा है। ये लीनियर था पहले वाला, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये है लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल, ये वाला है। बात समझ में आई होगी ना। अब यहां पर ये जो मैग्निफिकेशन होता है ml, वो इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ यानी V/U का स्क्वायर है। तो पीछे जो फॉर्मूला था उसी में स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और लॉजिक मैंने यहां से बता दिया, एकदम सब आसान होता है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, में हाथ में पकड़ में आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। खैर अगला होता है एरियल। मान लीजिए कोई कॉइन रखा है तो उसको एरिया बढ़ेगा ना, तो उसका मैग्निफिकेशन भी एरिया अपॉन इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट या m² के बराबर F/F+U का होल स्क्वायर, इसको पकड़ के रख लीजिए। ये लेंसेज प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आगे समझते हैं, एक सवाल न्यूमेरिकल है जहाँ तक, उसको करने का चेष्टा करेंगे। तो चलिए इसी से ये अलग कर लेते हैं। An object of size 3 cm, height of image 3 cm है, is placed at a 14 cm from concave lens। तो u की वैल्यू ले लीजिए -14 cm। हमेशा याद कर लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माइनस के साथ लेना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, u माइनस के साथ ले लो, आसानी रहेगी आपको। u -14 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी 21 सेंटीमीटर है क्या, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम लेते हैं माइनस, तो -21 सेंटीमीटर हो गई। बात पकड़ में आई। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। अभी हम दिखाते हैं भाई कहाँ है, कितनी गुना बड़ी है। व्हाट हैपेंस, ये अभी हम देखेंगे। तो पहले लेंस फॉर्मूला लगा दो जो कि होता है 1/V - 1/U = 1/F। कोई दुविधा नहीं, 1/V का मतलब हो गया 1/F + 1/U। विथ साइन वैल्यू रख दो, 1/-21 और यहाँ भी रहा -14। अब इसको आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट V = -8.4 सेंटीमीटर, जो आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। V आ गया। अब आप निकालो मैग्निफिकेशन, तो M की वैल्यू होती थी कितनी, V इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर V/U। तो यहां पर इमेज का हाइट क्या आ गया, V/U × O, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है।
तो ये v का विथ साइन रखते हैं 8.4 और u रखा -14 और ये ऑब्जेक्ट का 3 सेंटीमीटर प्लस का। अब इसको आपने सॉल्व किया तो 1.8 सेंटीमीटर आ गया, ये देखिए आंसर आ गया। तो कहाँ बनेगा आप देख पाए, -8.4 सेंटीमीटर पे बन रहा है और इमेज का हाइट कितना होगा 1.8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कौन सा लेंस था, कॉनकेव लेंस। ये देखिए कॉनकेव लेंस बनाया आपने, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी भैया 21 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर इतनी फोकल लेंथ एफ कह लो, ये 21 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 14 सेंटीमीटर, इसके कहीं यहाँ आधे के आसपास, यहाँ कहीं आ जाओ। ये कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा था, ये था 14, देखिए आपके लिए सब बना दिया। और इमेज कहाँ बन रही है देखिए 8.5 सेंटीमीटर 8.4 ये इमेज बनी है यहाँ पर। ये बनेगी इसके लिए वर्चुअल, यही छोटी सी बना देते हैं। ये इमेज हो गई, ये कितना है 8.4 बन गई इमेज। अब क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे। अब ये ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप भगाओ, ये इमेज है, इसको अगर अवे करो तो इस इमेज का क्या होगा, जैसे जैसे इसको दूर ले जाएंगे ये इमेज फोकस की तरफ बढ़ेगी और फोकस को पार नहीं करेगी कभी, क्योंकि आप इंफिनिटी भी चले जाएंगे तो फोकस पे आके रुक जाएगी। तो इट विल मूव टुवर्ड्स फोकस, इमेज will move towards focus but not beyond focus। बियॉन्ड एफ लिखते हैं, समझ जाएंगे आप, कहानी सॉल्व हो गई। कोई भी परेशानी इसमें नहीं होएगी, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। वहाँ भी मैं अपनी कलाकारी आपको दिखाऊंगा आसान करने के लिए। इसको नोट कर पाए होगे ऐसा मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या बोलते हैं, इस मेथड से हम लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये कॉन्वेक्स लेंस रखा, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में अगर हमें रियल इमेज बनानी है तो कम से कम 4f की डिस्टेंस होनी चाहिए। पहली बात ये याद रखना, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी इस लेंस की फोकल लेंथ से कम 4 फोकल 4f से बड़ी होनी चाहिए। उससे छोटी होगी तो रियल इमेज नहीं ले पाओगे। खैर आपने ले लिया, फिर आप एक बार लेंस रखते हो तो इस ऑब्जेक्ट का कहीं इमेज बनता है जैसे I1, फिर इसको खिसकाते जाते हो स्क्रीन की तरफ तो एक और इमेज बनता है I2। 2 इमेज फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए जहां पर 2 इमेज आई उनके बीच का डिस्टेंस ये x है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ये देखिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला d² - x² 4d। d क्या है, d है इन दोनों स्क्रीन और क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये d हो गया, पकड़ पाए। और x क्या है, इन दोनों लेंसेस के बीच की दूरी। y क्या बनाया अभी मैं दिखाऊंगा। ये इससे खट से आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक, अब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ा आसान कर देता है मामला, कि ऑब्जेक्ट से जो पहला वाला पोजीशन था लेंस का, उसके बीच की अगर दूरी y है तो स्क्रीन और दूसरी पोजीशन पे जो लेंस था उसके बीच की दूरी भी y होती है। यानी अगर आप इनको जोड़ दें y + x + y तो ये d के बराबर आ जाएगा। यानी ये वैल्यू कितनी है, 2y + x = d। ये रिलेशन भी कभी कभी आपकी चीज़ों को आसान कर देता है, इसलिए मैंने एडिशनल लिखा है जिससे आप आसानी पकड़ें। अब एक बात और ध्यान कर लीजिए, यहाँ पर जो m1 का मैग्निफिकेशन होगा, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको m1 बोल रहे हैं। दूसरे के लिए I2/O, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब किया जाता है m1 × m2 को, तो वैल्यू निकल आती है 1 के बराबर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो √I1 × I2 के बराबर होता है। इसको भी याद रखो जिससे तेजी से निकाल पाओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू √हाइट ऑफ इमेज पहली इंटू हाइट ऑफ इमेज दूसरी। ये मेरे ख्याल से पूरी बात आप समझ गए होंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो d है वो 4f से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज आप रियल इमेज नहीं ले पाएंगे स्क्रीन पर। इसका फायदा जब इस पे सवाल आता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कुछ सेकंड्स में या कुछ देरी में ही हो जाता है। जैसे मैं दिखाता हूं अगला सवाल जो इसी पर बेस्ड है। तो मान लीजिए ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए जहां लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। ये देखिए स्क्रीन से
आपको समझाने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट जो प्लेस किए हैं वो कितनी दूरी पर है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर शुड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 15 सेंटीमीटर जो है, इससे देखिए 4 गुने से 15 चौके 60, 60 से बड़ा है, तो इसकी दो इमेज बन जाएगी, एक कहीं यहां पर इमेज लेंस रखोगे, एक कहीं यहां पे रखोगे। डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, डायरेक्ट नहीं बोला है, घुमा के बोला है। अब यहां पर देखिए मजेदार बात, ये डिस्टेंस अगर मैं x ले लेता हूं जो फॉर्मूले में पढ़ी थी, तो ये डिस्टेंस तो शायद y होगा, और अभी मैं इसको निकाल देता हूं। अब हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती थी डिस्प्लेसमेंट मेथड में, उसका फॉर्मूला था d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। पीछे हमने देखा है, कोई समस्या नहीं। ये है d, देखिए 80 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 15 आपको पता ही, तो उसको हमने 15 रख दिया, और ये 80 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और 4 इंटू 80। अब यहां पे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 15 इंटू 4 इंटू 80 बराबर 80 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर होता है 6400, और यहाँ 15 चौके 60 और 48 4800, तो ये हिसाब हो गया 1600, यानी ये वैल्यू हो गई एक्स की 40। देखिए मक्खन की तरह। अब ये कहाँ आएगा, एक तो 40 सेंटीमीटर की ये दूरी है और ये पूरी दूरी d के बराबर थी, तो क्या लिखोगे यहां पर 2y प्लस 40, 2y प्लस 40 इज इक्वल टू 80, तो ये y है, तो y कितना आ गया 20, 80 में से 40 गया 40, 2 से डिवाइड किया 20। अब ये डिस्टेंस आ गई, पहली डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर, फर्स्ट पोजीशन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दूसरी क्या है सेकंड पोजीशन x प्लस y है, ये y आप निकाले हो 20, ये है 40 60 सेंटीमीटर, पोजीशन 20 प्लस 40 यानी कि 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और भी कई तरीके से सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये आपको सरल पड़ेगा, जल्दी निकालेगा, बस खत्म। देखिए एक अच्छा खासा सवाल आप कुछ समय लगा के, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो बहुत कम समय में होंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां थोड़ा समय लगाना पड़े, तो यहां पर इससे छोटा शॉर्टकट आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं बनता दिखता। खैर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस में जो फॉर्मूला यहां लगता है वो P इज इक्वल टू लेंस के लिए 1/f फॉर्मूला होता है। ये पावर का जो f से रिश्ता है लेंस के लिए ये रहता है, मिरर के लिए -1/f रहता है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कुछ और पावर का फॉर्मूला रहता है। तो पावर का फॉर्मूला ये नहीं पकड़ लेना कि 1/f हर चीज के लिए है, अलग अलग का डेफिनेशन पावर का अलग अलग चला जाता है, तो वो पकड़े रहने की आवश्यकता है। ये जब f आप डालते हो मीटर में तो ये डायोप्टर में आ जाता है, ये आपने क्लास शायद 10th से ही पढ़ रखा है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, और ये कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव। बस प्यार से इतने समझ लिया, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अभी एक सवाल है उसको निकाल के आपको दिखा देते हैं, और कितने आराम से निकालेंगे देखिएगा। स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस आपको समझाना है इसलिए बना रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिमाग में आप बनाएंगे। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स का मतलब उभरी हुई सरफेस, ऑब्जेक्ट बाहर होगा ऐसा लगता है। स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस सेपरेट्स द ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पेस, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये 1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। म्यू ऑफ मीडियम लिख दें या μ2 लिख देता हूँ, इसको μ1 लिख देता हूँ। इफ रेडियस यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो r है वो 10 सेंटीमीटर है, इधर नापोगे तो प्लस आ जाएगा। पावर निकालना है तो हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे और उससे पावर निकालने की दिशा में प्रस्थान करेंगे। तो फोकल लेंथ के लिए क्या है, आपको पहले पैरेलल लेंस डलवानी पड़ेंगी, वो कहाँ मिलती हैं वही फोकल लेंथ होगा। तो इसके लिए u क्या ले लोगे, ये बात ध्यान रखनी होगी, u ले लोगे इन्फिनिटी, जिससे हम फोकल लेंथ निकाल सकें। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता था आपको जैसा मालूम भी है, μ2/v माइनस μ1/u और μ2 माइनस μ1/r, ये रेयर से डेंसर में जा रही है रे, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी।
अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो μ2 रखे, μ2 कितनी है भाई 4/3। अब v हो जाएगा फोकल लेंथ, क्योंकि u इन्फिनिटी रखे हो तो जहां ये मिलेगा उसकी फोकस हो जाएगी, माइनस μ1 है 1 और नीचे इन्फिनिटी हो गया। μ2 कितना था 4/3 और μ1 है 1 और r कितना है +10। अब कोई समस्या नहीं, आपने वैल्यू बैठा दी। अब ये वैल्यू हो गई यहाँ पे 4/3f, ये 0 हो गया है और यहाँ हो गया 1/3 1/30। मेरे ख्याल से आप आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बिल्कुल आराम से, 3 से काटो 10 आ जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, जिसे आप कह सकते हैं मीटर में 0.4 मीटर। अब पावर जो लिखते हो डायोप्टर में 1/f इन मीटर, तो 1/0.4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 डायोप्टर। ये आंसर आ गया, देखिए। तो कोई परेशानी नहीं, आंसर तुरंत आ जाता है, आपकी समस्या कुछ नहीं है इसमें। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। एक कदम और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे। तो देखिए कॉम्बिनेशन दो तरीके से होते हैं, एक तो हमने कांटेक्ट में छुआ के रखा है या स्पेस रखी है। तो पहला केस ले रहे हैं, छुआ के रखा है, लेंसेज आर इन कांटेक्ट, एक दूसरे से टच हो रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये लिखा ही है कि जो नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं 1/f1 + 1/f2, और लिखना चाहें तो P = P1 + P2 भी लिख दीजिए, क्योंकि P होता है 1/f के बराबर। खेल इसका खत्म। और इसकी ये देखिए मैं एक एक करके कहता हूँ, ये हो गया फोकल, ये इक्विवेलेंट पावर, और इसका मैग्निफिकेशन m = m1 m2, मल्टीप्लाई करते जाइए। एक ने कितना मैग्नीफाई किया, दूसरे ने कितना मैग्नीफाई किया, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो ये कहानी कब की थी, जब लेंसेज हमारा कांटेक्ट में होता है। अब अगली चीज़ हो सकती है कि लेंसेज कांटेक्ट में नहीं है, बीच में सर्टन गैप है, जैसे यहाँ पर x का बीच में गैप है। तो इस समय फॉर्मूला जो आप लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगा है कि लेंसेज सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस। तो वहां पर 1/f हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 माइनस x/f1 f2। बढ़िया। और यहां पर इसको P = P1 + P2 माइनस x P1 P2, ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन m1 × m2 चलेगा। अब यहां कुछ इंटरेस्टिंग बात कि अगर कॉन्वेक्स लेंस हैं दोनों, तो यहां देखिए कि अगर हमारा f1 + f2 यानी इसका जोड़ हमारा d से अगर बड़ा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह पूरा सिस्टम बिहेव करेगा। अगर ये इक्वल है d के f1 + f2, तो ये एक ग्लास प्लेट हो जाएगी, यानी जैसा रे आ रही है वैसे ही अल्टीमेटली निकल के जाएगी। और f1 + f2 अगर d से छोटा हो जाता है, d का मतलब यहां पर यही x है, ये d = x, ये x है। अगर ये d से छोटा हो जाता है तो ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसका कॉम्बिनेशन यानी रे जो आ रही है वो कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये भी बात थोड़ी सी ध्यान में रखी जाए तो बेहतर होगा और कई जगह औरों से आगे निकल पाएंगे। अब मैं हटता हूँ, जरा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल या मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल होगा छोटा सा, उसको हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। तो लिखा है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद डाइवर्जिंग लेंस। तो एक की फोकल लेंथ थी +5 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकल लेंथ है कॉनकेव है -10 सेंटीमीटर। कॉम्बिनेशन निकालना है तो 1/f का मतलब होता है 1/f1 + 1/f2, 1/+5 और +1/-10। इसको सॉल्व करोगे तो 10 आ गया एलसीएम, 2 - 1 यानी +1/10। तो जो नेट फोकल लेंथ निकली +10 सेंटीमीटर निकली। यानी किस तरह का कॉम्बिनेशन है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ, ये लेंस लिखा है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका जो इम्पैक्ट है, इफेक्टिव लेंस बन रहा है, उसकी फोकल लेंथ आपकी +10 सेंटीमीटर है, कन्वर्जिंग है, और 10 सेंटीमीटर। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला एक और सवाल पकड़ते हैं, क्योंकि बिना सवाल पकड़े आपके दिमाग में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। 2 थिन कन्वर्जिंग लेंसेज आर प्लेस्ड ऑन ए कॉमन एक्सेस। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 लेंसेज कॉमन एक्सेस पे रख दिए।
center of them coincides with the focus of the other, so that the center of one of them, यानी ये कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, coincides with the focus of the other. तो ये देखिए, ये कहानी अगर 2f है, ये सेंटर ले लिया जो कि 2f के बराबर है, तो ये कहानी हो जाएगी an object is placed at a distance twice the focal length from the left hand side where it will image B. What is the lateral magnification? तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, ये लेंस कहाँ रखा है, मेरे ख्याल से F पे लगा दिख रहा है. सो दैट द सेंटर ऑफ वन, अच्छा सेंटर ऑफ वन कोइंसाइड्स विद द फोकस ऑफ द, इसकी जो फोकल लेंथ पे कोइंसाइड कर रहा है, ये F हो गया. इसका जो सेंटर है वो इसकी फोकल लेंथ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो कोइंसाइड कर गया साहब. दोनों center of one of them coincides with the focus of the other. An object is placed at a distance twice the focal length from the left hand lens. Where will it image be? What is the lateral magnification? The focal length of each lens. सबकी लेंथ की कितनी है? फोकल लेंथ f है दोनों की. अच्छा बनाते हैं. अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 2f पर है इस लेंस से, तो ये कहाँ बनाएगा अपना इमेज? 2f पे ही बनाएगा. और 2f कहाँ होगा? कलर बदल लेते हैं. f तो यहाँ हो गया, एक f और बढ़ जाओ आप यहाँ, तो ये यहाँ पर पहला वाला जो लेंस है उसकी पहली I1 इमेज बन जाएगी यहाँ, क्योंकि I1 कहाँ बनेगी? 2f पर है तो 2f पे बनेगी. तो ये 2f है तो यहाँ से भी 2f होना चाहिए. ये प्रोपोर्शनेट मैंने नहीं बना है, ये छोटा लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, इसको नहीं देखना है, आप लॉजिक देख लीजिए. 2f इधर तो 2f इधर. अब ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर हमें इससे निकालना है कि कहानी क्या है. तो चलिए इसके लिए फॉर सेकेंड लेंस हम लगा रहे हैं लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और यहाँ पर v हमको पता करना है, u हमें यहाँ से पता है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए? f माइनस 1/f और साथ में 1/f, तो ये है ही. तो 1/v बराबर 2/f, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? f/2. ये देखिए वैल्यू कितनी हो गई? f/2. तो ये f/2 पॉजिटिव आ रहा है तो f/2 पर बन जाएगा. दूसरा क्या कह रहा है? वेयर विल बी द इमेज बी, व्हाट इज द लेट, अच्छा लेटरल मैग्निफिकेशन भी पूछा है, तो m1 m2 निकालना पड़ेगा. तो m1 के लिए m1 क्या था आप जानते हैं? m1 में सेम साइज का बनाता है, यहाँ पर उल्टा, तो ये -1 हो गया. उल्टा है, माइनस लगा दीजिए, या आप याद रखे होंगे रियल इमेज बनती है अगर तो आप माइनस लगा देते हैं. तो m1 बराबर -1. अब m2 के लिए निकालने चले तो m2 के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? v2/u2. तो v2 क्या रहा है यहाँ पर? f/2 और दिस इज फोकल लेंथ. तो ये वैल्यू कितनी है कि 1/2. टोटल मैग्निफिकेशन m1 इंटू m2, ये वैल्यू कितनी आ गई? -1 इंटू आधी, यानी वैल्यू हो गई -1/2. ये देखिए आंसर आ गया. ये भी आंसर है, ये भी आंसर है. तो इस तरह से सवाल ध्यान से देख लें. मैं हटता हूँ, पॉज करके नोट भी कर लें, आप कर सकते हैं. आगे कुछ जानकारी मैं दूंगा कटिंग ऑफ लेंसेस की. लेंस काटने पे क्या होता है इसको नोट कर पाएंगे पॉज करके. और अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक कन्वर्जिंग लेंस लिए हुए हैं उसको खड़े काट देते हैं, दिखाई पड़ रहा है आपको, तो इसकी जो सेपरेटेड जो अलग अलग दो लेंस बने हैं इनकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है, 2f. और इनको अगर साइड बाय साइड रखते हैं एक साथ तो फोकल लेंथ f ही बनी रहती है. कैसे भी लगा दो आप, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से जब ऐसा काट दोगे. अगली चीज हो सकती है बेड़ा काटना, वो अगला देखेंगे हम लोग. तो अगर खड़ा खड़ा काट दिए हम लोग तो f का की जगह 2f के दो निकलेंगे और दोनों 2f मिलाओगे इस तरीके से तो f रहेगा, चाहे जिस भी फेस में आप मिलाएं. दूसरे केस में अगर आपने लेटरली काट दिया है, मतलब एक्सेस के अलॉन्ग द एक्सेस काट दिया है ये, तो इस समय ये फोकल लेंथ जो थी वही फोकल लेंथ बनी रहती दो टुकड़ों में. और इसको एक के बाद एक ऐसा रख दोगे तो टोटल फोकल लेंथ f/2 हो जाएगी. और अगर एक दूसरे से पलट के रख दोगे तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी. ये यानी कोई भी
कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं होगा। जैसी रे जा रही है वैसे ही निकल जाएगी, घूम घाम के वैसे ही चली जाएगी। ठीक, तो ये आपकी किस तरह से कटिंग कर रहे हैं, ये थोड़ी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। एक और चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज होगा, तो वो भी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन, और जिसपे सवाल आपके यहाँ बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स की बात की गई है। तो वेयर सेवरल लेंसेज और मिरर्स आर कंबाइंड कोएक्सियली, तो इमेज का जो टोटल मैग्निफिकेशन आता है, सबके मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते चले जाएं आप, तो जो m आएगा वो टोटल मैग्निफिकेशन आएगा। अब कुछ सवालों में क्या होता है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, सेकंड पॉइंट, इन सम केसेस ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म्ड एट सेम प्लेस। आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई एक लेंस है, एक मिरर है, उसके कॉम्बिनेशन में जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इसका हमारे लिए मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी रे पड़ेगी, भाई देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये मान लो प्लेन है, तो ये जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में लौटेगी, तभी तो इमेज वहीं बनेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो लेंस है, ये जो मिरर है, इस पे रेज परपेंडिकुलर पड़नी चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन में अगर परपेंडिकुलर पड़ेंगी मतलब I बराबर 0 होगा, तो वो उसी डायरेक्शन में रिट्रेस करती हैं, अदरवाइज तो रिफ्लेक्शन हो जाता है उसी एंगल पर। तो ये प्लेन मिरर हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, सब में यही है। देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री पर फॉल करेगी तभी लौटेगी। 90 डिग्री का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दो आप। एक अब इसका दूसरे, इसी चीज को दूसरी भाषा में कैसे समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जो लेंस है वो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इस मिरर के सी पर बना दे। अगर सी पर इमेज बनाएगा तो ये रे नॉर्मली पड़ेंगी और वापस लौट जाएंगी। ये बात यहां पर इन अदर वर्ड्स करके लिखी है। आप बात समझ पाए हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कॉम्बिनेशन है लेंस और मिरर का, उसमें जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है, तो उसका मतलब है कि मिरर पर जो रेज पड़ी हैं वो नॉर्मली पड़ी हैं और लौट आई उसी रास्ते से। इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि लेंस ने जो इमेज फॉर्मेशन किया है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किया है, जिससे वहीं पर उसने घुमाकर वापसी कर दी है। लेंस ने क्या किया है, जो इमेज बनाई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाई है, सी पर ऑफ द मिरर। ये बात आप समझ गए होंगे और ये समझना आवश्यक है जिससे सवाल सरल लगे। अब यहां पर देखिए एक सवाल है, इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से मैं बताता हूं। ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। ये देखिए दो हैं यहाँ पर, एक लेंस है और एक यहाँ पर ऐसे मिरर है, और इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पॉइंट पकड़ लो, ये 60 सेंटीमीटर। अभी देखते हैं बाकी हालचाल। लिखा है, ठीक है, ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लेंस एंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर यहां कहीं बना देते, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ द टू इमेजेस। अभी दो इमेज क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक तो लेंस इसकी डायरेक्ट बना देगा, दूसरा रिफ्लेक्शन से बनेगी। बात समझ रहे हैं ना? एक तो क्या करेगा आपको समझाने के लिए, एक तो सीधे ही रे आज पड़ जाएंगी तो ये बना देगा उसकी इमेज डायरेक्ट, और दूसरी ये जो रे पड़ेंगी यहां पर, फिर क्या होगा वो दूसरी बात देखेंगे। तो पहला हम आपको दिखा रहे हैं, इसको हटाना चाहते हैं और यहां लिख देते हैं डायरेक्ट। पहली केस क्या है? डायरेक्ट फ्रॉम लेंस, डायरेक्टली फ्रॉम लेंस। उसकी कहानी क्या? ये लेंस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, चाहो तो ये मिरर भी बना दो, और इस तरह का यहां हिसाब किताब बना है। U कितना है? तो ये 50 सेंटीमीटर था तो -50, F दे रखा है +10, 20 है तो +20 सेंटीमीटर। हमको V निकालना है, तो 1/V इज इक्वल टू 1/U + 1/F, 1/-50 + 1/20। अब इसको आप आराम से सॉल्व करेंगे और आपका V निकल आएगा, जो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चाहो तो यही निकाल लो, 100 ले लो एलसीएम, ये हो गया -2 और 5, तो 3/100। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 100/3
3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रे जिधर इस डायरेक्शन में यहां कहीं आपका बन जाएगा। इमेज ऐसे बना देता हूं 100/3। अब दूसरा क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो दूसरा केस में लेता हूं नंबर 2, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो यहां पर देखिए ये 50 है तो ये कितना डिस्टेंस हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। समझना मेरी बात। और इसका आपने बना रखा है मिरर का कुछ दिया है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग मिरर। ये फोकल लेंथ इसकी 10 है। अगर इसकी फोकल लेंथ 10 है तो ये तो इसके फोकस पे है, देख पा रहे हैं ना, ये इसकी फोकस पे है। तो फोकस पे होगी तो रे पड़ेगी तो पैरेलल निकल जाएगी, यही सीखा हमने। और पैरेलल रे निकलेगी तो इसके फोकस पे मर्ज कर जाएगी। और इसका फोकस कितना, 20 सेंटीमीटर। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 20 सेंटीमीटर दूर आपका इमेज बन जाएगा। तो इमेज is formed 20 centimeter away from lens in left direction कह लीजिए। बात समझ में आया ना। ये इसके फोकस पे रखा है, पैरेलल हो गई, पैरेलल रह गई तो इसके फोकस पे बन जाएगी 20 सेंटीमीटर में। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन लगानी ही नहीं पड़ी आपको। ऐसे ही सवाल आ जाते हैं जहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत तेजी से सवाल बन जाता है। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगली चीज सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज की हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीज जो आप पढ़ेंगे तो आपका ये ऐसी पढ़ाई कि 180 में 180 आपका आए। मैं तो 150 बोल रहा हूं जिससे आप आसानी से कवर कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरी चीज आप लेने की कोशिश करें, कुछ रह जाए, है ना। तो खैर अब ये सिल्वरिंग यानी एक तरफ हमने सिल्वर पॉलिश करनी है। तो अगर हम एक लेंस लेते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में अगर प्लेन साइड हम पॉलिश कर देते हैं तो इसकी फोकल लेंथ हो जाती है R/2 μ-1 और ये बन जाता है कॉनकेव मिरर पॉलिश करने पर। ये ध्यान रखिएगा। एक प्लेनो कॉन्वेक्स वाले क्या बन रहे हैं, कॉनकेव मिरर। अगले में भी नहीं बनेगा। फोकल लेंथ R/2 μ-1। अगर स्फेरिकल की तरफ हमने पॉलिश कर दिए तो प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ होगी R/2 μ। इसको याद करके रखेंगे, तेजी से निकलेगा। और अगर हमने उठाया और डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी एक साइड पर हमने पॉलिश मार दी है तो ये फोकल लेंथ तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर और इसकी फोकल लेंथ है R/2 μ-1। इनको आप याद कर लेंगे जिससे तेजी से काम कर सके। ठीक है। अब इसी में ये तो था कॉन्वेक्स के लिए, अब कॉनकेव के लिए देख लेते हैं। ये रही कॉनकेव के लिए बात बेटा। कॉनकेव में प्लेन सरफेस पे किए तो ये कॉनकेव वाला देखिए कॉन्वेक्स में तब्दील हो रहा है और फोकल लेंथ पहले वाले की तरह R/2 μ-1। कर्ड वाले में कर रहे हैं तो अगेन कॉनकेव कॉन्वेक्स में हो रहा है फिर R/2 μ। और अगर दोनों साइड वैसे ही R है, एक तरफ पॉलिश मार रहे हैं तो इसका कॉनकेव कॉन्वेक्स में जाएगा F की वैल्यू R/2 μ-1। इसको याद करिए, तेजी से फोकल लेंथ निकाल के लिख देंगे आप। चलिए अगली चीज देखते हैं हम लोग और काफी आसानी से वो भी लग जाएगी। यहां पर देखिए इसमें दो तरह से सवाल हो सकता है लेकिन मैं आपको बताता हूं। ए बायो कॉन्वेक्स थिन लेंस इज प्रिपेयर from glass, this one, the two bounding surfaces having equal radii of 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इस तरीके से एक हमने लेंस लिया है और 30 सेंटीमीटर की रेडियस। वन ऑफ इट्स सरफेस इज सिल्वर्ड फ्रॉम आउटसाइड। यहां से एक हमने क्या किया है, सिल्वरिंग कर दी है इसकी। टू मेक इट रिफ्लेक्टिंग, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मान लीजिए यहां कहीं प्लेस किया ऑब्जेक्ट बिफोर दिस लेंस सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इमेज भी यहीं पर बन जाए आपकी। ये वही वाला केस हो गया, ऑब्जेक्ट इमेज एक ही जगह बन जाए। अब हमें मालूम था कि ये जो लेंस है ये इमेज कहां बनाएगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तभी ये ऑब्जेक्ट इमेज बराबर बनेगी। लॉजिक सीखा था ना पीछे, तो उसी का देखिए बड़े आराम से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसकी हमें पहले ना फोकल लेंथ हमको निकालनी पड़ेगी। लेंस फॉर्मूला लगाओगे 1/v - 1/u = 1/f, तो f चाहिए। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/f μ - 1। और उसमें भी आप शॉर्टकट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो हमने दोनों साइड पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला क्या था, देखिए F अपॉन R टू म्यू माइनस 1। R कितना है यहाँ पर 30 है शायद, और म्यू कितना है 1.5 यानी 0.5, चलो कर देते हैं आपके लिए। तो ये F की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 इंटू 2 1 यानी 30 आ गया है। तो देखिए कितनी जल्दी हो गया, कितना मजा आने लगा है कि नहीं, खड़े खड़े ओरली 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। और अब आप निकाल रहे हैं ये लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं आप। अब इस लेंस फॉर्मूले में V कहां बनना है, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और ये इसका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, जितना R होता है यानी 30 सेंटीमीटर। इसका C कहां होगा, इसका C कहां होगा, R पर 2F के बराबर जहां जाता है। तो V हमको पता है क्या होना चाहिए -30। भाई इमेज इधर ही बनाएगा ये तो, तभी इसके लिए कहानी बनेगी। तो ये हो गया -30 -1 अपॉन -x। ऑब्जेक्ट जो रख रहे हैं इस डिस्टेंस को हमने x पकड़ लिया है, तो माइनस के साथ लिखा है, और ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन कितना 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहां से, तो ये हो गया +1 अपॉन x, और ये 2 अपॉन 30 यानी x बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। आप ये समझ तो पाए कि ये V हमने 30 कैसे रख दिया है। अभी आपको दिखाया था ना पीछे कि अगर जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज अगर बनना है, तो इस लेंस को कहां इमेज बनानी है, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहां होगा, जितनी R है 30 सेंटीमीटर। तो यहीं पर जब यहां बनाएगा तो माइनस के साथ लगा दिया 30। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे आसान मेथड आपके लिए यही पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आता है समय 30 मिनट 3 क्वेश्चन चैलेंज, जो हम लोगों ने आज काफ़ी जानकारियां ली है उसी पर बेस्ड। इन क्वेश्चंस को चैलेंज के रूप में लीजिए और करके इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। करिएगा जरूर, आंसर पोस्ट करें और चाहे ना करें, जिससे आप समझ पाएं। और इसका डिटेल जानने के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा आपका चैलेंज नंबर 1। 5 सेकंड दूंगा कि इसको आप पॉज कर दें और इस पे दिमाग लड़ाएं। दिमाग आप कितनी भी देर लड़ाइए, लेकिन 5 सेकंड में आसानी से पॉज करते बने, जैसे हड़बड़ाहट आपको नहीं हो। तो आप इसको देख पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके लिए भी मैं 5 सेकंड आपको देता हूं, जिससे आराम से आप पॉज कर सकें, और फिर मैं तीसरा चैलेंज आपके सामने लाऊंगा। इसको करिएगा जरूर, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आए कि कहानी क्या है। बहुत सरल सवाल है, बस रिफ्रेश कर देते हैं आपको जो आपने आज पढ़ा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी करके देखिए कि क्या बातचीत यहाँ बन रही है। मेरे ख्याल से आपने कोशिश की होगी पॉज करके करने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए। और मेरा आपसे वादा है, कमिटमेंट है कि फिजिक्स को मैं आपके लिए काफ़ी आसान कर दूंगा। नॉर्मली ये कहा जाता है कि किसी बच्चे को अगर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो उसमें एक प्रमुख रीज़न ये हो सकता है कि आपको एक अच्छा टीचर फिजिक्स में ना मिला हो। और भी वजहें हो सकती हैं, लेकिन मेन रीज़न ये भी हो सकता है। तो अगर मेन रीज़न ये है कि जो आपको टीचर अब तक पढ़ाए हैं उन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाया है, तो वो दिक्कत मैं आपको दूर कर दूंगा और मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय।